तो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसमें डायोड के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बन जाता है रिवर्स बायस में। ठीक है, देखो यहाँ पर ये S1 टर्मिनल था, ये S2 टर्मिनल था। ठीक, अब ये जो है, अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने आपको खुद बता रखा था कि अभी S1 जो है वो इस वाले सर्किट से अगर देखें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में नीचे वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो डायोड का वोल्टेज माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा तो पहला ये जो नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव जो था वो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि S1 जो हो गया नेगेटिव हो गया और S2 हो गया पॉजिटिव। तो हमारे पास सर्किट डायग्राम में क्या हुआ कि ये S1 नेगेटिव और S2 और यहाँ से S2 जो है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आ गया। तो अब जो है यहाँ पर वोल्टेज जो था Vi इज इक्वल टू कितना था, Vm साइन ओमेगा टी, है ना, Vm साइन ओमेगा टी वोल्टेज था। तो ये नेगेटिव वैल्यू इसकी ये यहाँ पर डायोड के क्रॉस बन गई। ठीक, और ये वैल्यू वेरी कर रही है, देख रहे हो आप, नेगेटिव साइकिल यही तो है Vm साइन ओमेगा टी नेगेटिव वाली। ये वैल्यू पहले किसी टाइम पर इतनी थी, फिर किसी टाइम पर इतनी हो गई, फिर किसी टाइम पर इतनी मैक्सिमम पहुंच गई, फिर फिर कम हुई, फिर और कम हुई, फिर जीरो तक पहुंच गई, है ना। तो ये वैल्यू चेंज हो रही बार बार। तो डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है, डायोड यहाँ पर वैसे तो लगा हुआ था लेकिन रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा था डायोड। वैसे तो यहाँ पर लगा हुआ था लेकिन रिवर्स बायस में ये ओपन, अगर आदर्श डायोड मान ले तो ये ओपन सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए हमने इसको ओपन सर्किट से शो किया था। तो हुआ क्या, डायोड के क्रॉस एक रिवर्स वोल्टेज सर्किट में आ गया। ठीक, और ये वोल्टेज वेरी भी कर रहा है, बदल रहा है बार बार। तो हर एक डायोड की एक रेटिंग होती है, उस रेटिंग को हम नाम देते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV। ये आपसे एग्जाम में वाइवा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, नेगेटिव, जब सर्किट में कोई डायोड लगा होता है और रिवर्स बायस की कंडीशन में उस डायोड के क्रॉस जितना रिवर्स, वो जितना रिवर्स बायस वोल्टेज झेल सकता है बिना जले हुए, बिना नुकसान के। देखो रिवर्स वोल्टेज तो बन गया, अब ये कभी ज़्यादा कभी कम भी हो रहा है। तो जितना मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज ये डायोड अपने क्रॉस सहन कर सकता है और बिना जले हुए, वो उस डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, वो उस डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। अगर हम अपने इस सर्किट में बात करें सिंगल डायोड के केस में, तो पीक इनवर्स वोल्टेज यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, तो -Vm तक वैल्यू जा रही है। तो यहाँ पर डायोड का जो है पीक इनवर्स वोल्टेज Vm के बराबर वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज करीब होना चाहिए, तभी ये डायोड आपको यहाँ पर सस्टेन कर पाएगा, मतलब ये बिना जले यहाँ पर काम कर पाएगा। अगर इस डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज Vm से कम हुआ तो ये डायोड आपका जब रिवर्स बायस में होगा तो ये जल जाएगा। ठीक बात, तो ये बात आप समझ चुके होंगे मुझे लगता है कि पीक इनवर्स वोल्टेज यह बताती है कि परिपथ में प्रयुक्त डायोड में, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आना चाहूँगा बुक में जो आपने नोट्स मैंने दे रखा है, कि पीक इनवर्स वोल्टेज यह बताते हैं कि परिपथ में प्रयुक्त डायोड की इतनी रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता होनी चाहिए कि पीक इनवर्स वोल्टेज के बराबर ये वोल्टेज झेल सके। तो हमारे सर्किट में कितना आया था, हर एक सर्किट में ये जो वैल्यू है Vm, जैसे यहाँ पर हमारे वाले सर्किट में आई है, ये वैल्यू बदलती है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायोड के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज फिक्स होता है। ठीक है, तो डायोड की पीक इनवर्स वोल्टेज का मान उसकी रेटेड अधिकतम वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा डायोड नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक निर्माता जो है डायोड के अधिकतम रिवर्स वोल्टेज को स्पेसिफाई करता है, उसको बताता है। तो हर एक डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज निश्चित बताया जाता है कि भाई इतना इसका पीक इनवर्स वोल्टेज है। अगर इससे ज़्यादा आपने वोल्टेज रिवर्स बायस में बन जाता है कभी किसी सर्किट के अंदर, तो वो वहाँ पर डायोड सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको पीक इनवर्स वोल्टेज समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। चलिए, देखिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप कि हाफ वेव रेक्टिफायर की किसी दृष्टिकारी मतलब रेक्टिफायर को AC इनपुट दी जाती है तथा उससे DC आउटपुट प्राप्त की जाती है। दृष्टिकारी की आउटपुट पर प्राप्त DC शक्ति तथा इनपुट में दी गई AC शक्ति के अनुपात को दृष्टिकारी की दक्षता कहते हैं।
तो रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होगी, आ, कितनी आपने इनपुट दी, टोटल इनपुट एसी पावर, एसी दे रहे हैं ना इनपुट में, और टोटल आउटपुट में कितनी एफिशिएंसी मिली, डीसी पावर सप्लाइड टू द लोड, लोड पर कितनी डीसी पावर आपको मिली, इसका अनुपात जो है एफिशिएंसी आता है। ठीक है, और दक्षता को प्रायः परसेंटेज में दर्शाते हैं, तो इसको इंटू 100% कर देंगे तो हमें इसमें आउटपुट कितनी परसेंट एफिशिएंसी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई दक्षता की डेफिनेशन। दक्षता की गणना करने से पहले इनपुट एसी शक्ति तथा आउटपुट डीसी शक्ति की गणना करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो इनपुट एसी शक्ति कितना है और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट एसी शक्ति की गणना हमें करनी होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, पहले हम ये निकालते हैं अर्धक्रम विस्तारित के लोड प्रतिरोध में डीसी धारा का औसत मान। अब ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल टर्म्स है, यहाँ पर अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोग अगर आगे और पढ़ना चाहते हैं या अच्छे कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो उनको समझना चाहिए इस चीज़ को। तो एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट इन लोड रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, अभी आपने समीकरण में देखा था कि लोड धारा हमने निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा कि अर्ध तरंग पिचकारी के लोड करंट लोड प्रतिरोध में आउटपुट धारा के लोड प्रतिरोध में आउटपुट धारा के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के को निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। अब ये I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, 0 से पाई के लिए देखो ये पॉजिटिव अर्ध चक्र की बात है, और पाई से 2 पाई नेगेटिव अर्ध चक्र की बात है। तो नेगेटिव अर्ध चक्र में धारा का मान 0, पॉजिटिव अर्ध चक्र में धारा का मान आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पर लगा दीजिए, माना ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, तो हमारा ये हो गया आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा, और थीटा का मान 0 से पाई। ठीक, और पाई से 2 पाई के बीच में 0। किसी आवर्ती पीरियोडिक वेव का डीसी मान ज्ञात करने के लिए, अब ये डीसी मान का फॉर्मूला है बेसिकली, डीसी मान ज्ञात करने के लिए उसको पूरे चक्र के लिए समाकलन करना होता है। 0 से पूरे चक्र का मतलब पूरी साइकिल के लिए। अभी हमने यहाँ पर साइकिल देखी थी, आपको बताया था मैंने कि कंप्लीट साइकिल है ना, यहाँ से 0 से चले, पाई तक चले, फिर 2 पाई तक आ गए, तो पाई यहाँ से और यहाँ तक, ये एक चक्र हो गया। फिर देखो ये रिपीट हो रहा है यहाँ के बाद, है ना, ऐसे ही रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट मानी जाती है। यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक तो सब कुछ अलग अलग रहा, लेकिन यहाँ के बाद सेम टाइप की वेव फॉर्म मिलने लग गई ये वाली। तो यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का 0 से 2 पाई तक का जो चक्र है ये आपका एक साइकिल हो गई। तो इसको 0 से टी तक का हम नाम देते हैं। ठीक है, तो समाकलन हमें पूरे चक्र के लिए करना होता है, उसका पूरे चक्र के लिए समाकलन करेंगे। अर्थात यदि किसी तरंग का आई समय काल टाइम पीरियड टी है, तो उसका डीसी मान आई डी सी इज इक्वल टू 1/t होल इंटीग्रल 0 to t आई डी थीटा होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में मैडम ने बताया होगा आपको, अगर नहीं भी पता तो भी आप एक बार उनसे पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ t इज इक्वल टू 2 पाई है, क्योंकि भाई 0 से 2 पाई तक एक चक्र पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई और आई डी थीटा। अब चूंकि थीटा का मान 0 से पाई के मध्य आई एम साइन थीटा तथा पाई से 2 पाई के मध्य 0 है, तो यहाँ पर हमने दो भागों में इसको बांटा, 0 से पाई में और 0 से और पाई से 2 पाई में। तो पाई से 2 पाई का मान तो 0 हो गया, 0 से पाई का मान हमारा आई एम साइन थीटा रख दिया हमने। ठीक है, अब आई एम साइन थीटा को इंटीग्रेट किया 0 से पाई के बीच में, ये आई एम बाहर निकल आया। तो ये क्या हुआ, अगर इंटीग्रल यहाँ पर देखें, साइन थीटा को यहाँ पर इंटीग्रेशन भी करके दिखा रखा है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। और यहाँ पर अगर 0 से पाई की लिमिट लगा दें, 0 से पाई की लिमिट लगाते ही माइनस कॉस पाई, और ये माइनस कॉस थीटा आया तो यहाँ पर पाई रखा तो माइनस कॉस पाई, और यहाँ पर 0 रखा जब तो माइनस कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 और कॉस पाई का मान जो है माइनस में दोनों ही का मान जो है कॉस पाई का मान -1 और कॉस 0 का मान 1। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, ठीक, वैल्यू रख करके यहाँ पर हमने निकाला कि आई एम इज इक्वल टू 2 पाई 1 + 1 और इज इक्वल टू, ये सॉल्व किया 2 आई एम अपॉन 2 पाई, यानी कि आई डी सी का मान हो गया आई एम अपॉन पाई। तो अब ये आई डी सी निकला है।
ठीक है। लोड में कितनी धारा बह रही है वो निकला है। अब हमें इसमें पावर निकालनी है कि पावर कितनी होगी। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल होता है। ईडीसी का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर एल होता है। ठीक, तो यहाँ पर आई डी सी का फिर मान रखता है इस सूत्र में, तो आई एम अपॉन पाई का फोर स्क्वायर इंटू आर एल हो गया। ये हमारे डीसी आउटपुट आ गए। ठीक है। लोड में प्रवाहित धारा का वर्गमूल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस वैल्यू। अब यहाँ पर हमने आरएमएस वैल्यू निकाली। ठीक, आरएमएस वैल्यू क्या है, पहले आप स्क्वायर करिए उसका आई स्क्वायर का। ठीक, उसके बाद उसका मीन निकालिए, मीन का मतलब 1/t करिए, और रूट निकालने का मतलब अंडर रूट कर दीजिए। तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। आई स्क्वायर का एवरेज लीजिए, एवरेज लेकर के आपने अंडर रूट कर दिया, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। एवरेज लेने के लिए हमने क्या किया, समाकलन किया। यहाँ पर पीछे बताया ही था आपको समाकलन कैसे किया। इसको भी हमने ऐसे ही थोड़ा टी इक्वल टू पाई रखा। अब यहाँ पर आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर के हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 0 से पाई तक वैल्यू है और पाई से 2 पाई तक दो पार्ट में इसको थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आई एम साइन थीटा रखा तो यहाँ पर स्क्वायर वैल्यू आई आई एम स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आया। इसको हमने इंटीग्रेट किया। यहाँ पर देखो आई एम को बाहर निकाल लिया चलो, और साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट किया। तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पर ये वैल्यू रखी है। वैल्यू रख करके यहाँ पर 0 से पाई का अब ये इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट कर यहाँ पर भी ये जो यहाँ से इंटीग्रेशन किया तो 1 का इंटीग्रेशन ये अलग कर दिया, कॉस 2 थीटा को अलग कर दिया। 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो गया तो थीटा यहाँ लिख दिया, और कॉस 2 थीटा इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो गया तो यहाँ रख दिया। अब इसमें लिमिट लगा दी, दोनों ही केस में लिमिट लगा दी है। ठीक है, तो लिमिट लगा करके पाई माइनस 0 यहाँ लिख दिया। यहाँ पर साइन ये 2 पाई माइनस 0 हो गया। इसको सॉल्व किया, पाई माइनस 0 और 0 माइनस 0। यहाँ पर अगर हम देखें आर एम एस वैल्यू जो है ये हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू आर एम एस आई एम बाई 2 आ गई। ठीक है, तो परिपथ को सप्लाई की गई एसी शक्ति अगर हम निकालें तो पी ए सी इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर एल प्लस आर एफ। अब देखो आर एफ का मान तो खैर मिनिमम होता है तो नगण्य भी मान सकते हैं, बट अभी तो यहाँ लिखा हुआ है पी ए सी इज इक्वल टू ई में आ गया। ठीक है, तो अब हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी का एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी डी सी अपॉन पी ए सी। ठीक, तो इसको हमने डिवाइड किया, पी डी सी और पी ए सी का मान रखा, इसको सॉल्व किया हमने। सॉल्व करने पर हमने देखा कि एफिशिएंसी का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40.6 अपॉन 1 प्लस आर एफ ओवर आर एल। अब चूंकि आर एफ इज वेरी वेरी लेस देन आर एल तो इसकी तुलना में ये हमारी वैल्यू होगी 1। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो बहुत छोटी वैल्यू होगी 1 की तुलना में। 0.00001 अगर ये वैल्यू आई तो 1 प्लस 0.001 बराबर लगभग हम 1 मान सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 40.6। तो इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आई, लगभग 40.6% आई। यानी कि आपने जितना दिया था, और आप देख भी पा रहे हो इसको, अगर आप इस ग्राफ को वेव फॉर्म देखें तो वेव फॉर्म में देख रहे हैं आप कि इसमें हमें एक दशक में तो मिल ही नहीं रहा ना बिल्कुल भी। तो 50% तो वैसे ही हो गया, लेकिन 10% कुछ और कम हो गया। तो 40.6% अराउंड की एफिशिएंसी हमें आउटपुट में मिली। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि एफिशिएंसी जो है हाफ रेक्टिफायर कैसे निकालते हैं। थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो जरूर इसमें कमेंट करके बताइएगा। रिपल फैक्टर, ठीक है, रिपल फैक्टर क्या होता है, अभी आपने उधर डीसी में देखा था कि उसमें कुछ ऐसे 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 आउटपुट आ रहा था, है ना। तो रिपल फैक्टर जिस तरह से प्राप्त डीसी आउटपुट की शुद्धता का माप होता है। मतलब कितना आपको प्योर डीसी मिल रहा है उसका मापन हम कैसे करेंगे, रिपल फैक्टर से करेंगे। वास्तव में हमें कैसा मिल रहा था वेव फॉर्म, वेव फॉर्म हमें आधे चक्र में तो मिल रहा था और आधे चक्र में मिल ही नहीं रहा था वेव फॉर्म, है ना। अगर आप उसका ग्राफ देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये डीसी आउटपुट ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो आपको मिल गया, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में कुछ भी नहीं मिला, फिर पॉजिटिव मिल गया। तो ये क्या हुआ,
ये जो है वास्तव में डीसी कैसी होनी चाहिए थी, डीसी होनी चाहिए ऐसी, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक मिली फिर गायब, फिर यहाँ से यहाँ तक मिली फिर गायब। तो ये जो है कितनी शुद्ध डीसी मिल रही है उसका मापन कौन कर रहा है, रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर इसलिए हमें जानना जरूरी है, ठीक है। रिपल फैक्टर में हमें ये पता चलेगा कि कितना शुद्ध डीसी आउटपुट मिला है। इस घटक द्वारा डिस्कारी से प्राप्त डीसी में उपस्थित रिपल्स की जानकारी प्राप्त होती है, मतलब कितने रिपल्स इसमें आ रखे हैं, कितने फ्लक्चुएशंस हो रखे हैं एक तरीके से, उसकी हम बात करते हैं इसमें, ठीक। अब देखिए रिपल फैक्टर, एसी घटकों का आरएमएस मान अपॉन डीसी घटकों का औसत मान। तो एसी घटकों का आरएमएस मान क्या है वो हम निकाल लेंगे, और फिर डीसी का जो है औसत मान है वो निकाल लेंगे। इसका जो रेशियो है उर्मिका या रिपल फैक्टर कहलाता है, उर्मिका घटक या रिपल फैक्टर कहलाता है। तो एसी घटकों का आरएमएस मान अपॉन डीसी घटकों का औसत मान। अब हमें यहाँ पर जो चीजें हमें चाहिए वो हम देखते हैं। आई डैश आरएमएस क्या है, आउटपुट धारा के एसी घटकों का आरएमएस मान, और आई डीसी क्या है, आउटपुट डीसी धारा का औसत मान। तो आउटपुट में डीसी धारा की कितनी मिल रही है और उसमें एसी की धारा का आरएमएस मान कितना है, ये दोनों हमें देखना पड़ेगा। तो आउटपुट की दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो एसी सर्किट थ्योरी के अनुसार कुल आउटपुट धारा जो है वो कितनी होगी, कुल आउटपुट धारा का आरएमएस मान डीसी का और डीसी का मान का स्क्वायर और आरएमएस के मान का स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पर ये आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी सी प्लस आई डैश स्क्वायर आर एम एस, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसकी वैल्यू निकालने के लिए कितना हमारे पास आउटपुट धारा में एसी घटक कितने मिल रहे हैं वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस समीकरण को हमने फिर हल किया, आई डी सी से सबको भाग दिया। तो आई आर एम एस आई डैश आर एम एस अपॉन आई डी सी इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का स्क्वायर -1, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास एसी वो सॉरी उर्मिका घटक का जो फार्मूला है अंडर रूट आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का स्क्वायर -1, ये फार्मूला आ गया। तो अब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम क्या करें, देखो ये हमने उर्मिका फैक्टर अब ये सभी के लिए वैलिड है। ये हम देख लेंगे कि आर एम एस कितनी वैल्यू आ रही है और डीसी वैल्यू कितनी है, ठीक। इसका हम रेशियो देख लेंगे, आउटपुट धारा में आरएमएस मान कितना आ रहा है और औसत डीसी मान कितना आ रहा है, इसको हम देख लेंगे। तो यहाँ से हम ओमेगा घटक निकाल सकते हैं। अब अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई 2 हुआ और आई डी सी इज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई, अब ये पीछे हमने देखा था, ठीक। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि आई आर एम एस आई एम बाई 2 और आई एम बाई पाई ये रखा हमने, तो पाई बाई 2 वैल्यू आई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, इसको भाग दिया 1.57 के करीब ये वैल्यू आपको मिल गई। तो उर्मिका घटक का मान कितना हो जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21, यानी कि काफी ज्यादा वैल्यू है। इस प्रकार अर्ध तरंग दृष्टिकारी की उर्मिका घटक का मान 1.21 होता है। इससे पता चलता है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के आउटपुट में एसी घटकों की मात्रा काफी अधिक होती है। 1 का मान 1 या 1.2 1.3 बहुत ज्यादा मान है रिपल फैक्टर के, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या जान लिया कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए अधिकतम दक्षता 40.6, रिपल फैक्टर 1.21 और पीआईवी वीएम वोल्ट होती है। इस चीज को याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना कितना मान होता है। तो अभी के लिए अब क्लास वाइंड अप करते हैं। कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो जरूर बताइएगा। कोई